वेलकम टू अखंड विद्याश्रम। अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत हो। आज हम इम्यूनिटी और हीमोस्टेसिस के बारे में वर्णन करेंगे। मेरा मिशन इम्पेकेबल विजडम अखंडता है, जिसे जानकर हम हर खूबसूरत चीज़ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को सरल, सहज और संपूर्ण बना सकते हैं। मेरे जीवन का अनमोल आविष्कार दिव्यांग है, जिसके साथ कुदरत की खूबसूरत चीज़ें बड़ी से छोटी बनाई गई हैं और उसके आधार पे ही हम इम्यूनिटी और हीमोस्टेसिस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के नाते मेरा एक ही धर्म है कि हम हर इंसान को, हम जानवर को संपूर्ण जीवन चलने की क्षमता दें। इसके लिए सबसे पहले परफेक्ट फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, बीमारियों से मुक्ति ज़रूरी है और हर किस्म की वो सुविधा होनी चाहिए जिसकी कोई भी कमी पेशी ना हो, जिसके आधार पे हम एजुकेशन कर सकें, ज्ञान कर सकें, विज्ञान समझ सकें, प्रज्ञान समझ सकें, अखंडता को समझ सकें और इम्पेकेबलिज्म के आधार पे हम आगे चल सकें। और मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, बचपन से लेकर आज तक मुझे हर धर्म से लगाव है। मैंने हर धर्म से सीखा है, जाना है, पहचाना है। मुझे किसी धर्म से कोई भी कमी पेशी नहीं है, क्योंकि मैं उसमें अखंडता को देखने की कोशिश करता हूँ। मुझे कंपैरिजन नहीं करना है। और दूसरा, सोशल हेल्थ का मैं हिस्सा रहा हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। मैं सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ। इसमें ज़रूर है कि अब इस उम्र में मैं एक सन्यासी की तरह हूँ, मगर वो काम सिर्फ सोसाइटी के लिए ही कर रहा हूँ जो सबके लिए अच्छा है, जो दुनिया को एक सूत्र में डालकर अखंडता के साथ दुनिया के सामने पेश है, ताकि दुनिया में संपूर्ण सच्चित आनंद का अनुभव कर सके। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर इंसान, हर मानव अपने आप में संपूर्ण हो, मगर उसका कारण क्या है जानने की कोशिश करें। मैं हमेशा कहता हूँ, हम जिंदगी में डिजीज़ फ्री लाइफ भी नहीं कर पाते हैं। एज ए डॉक्टर मैं यही देखता हूँ, हर आदमी कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ से बीमारियों से युक्त है और उसके पीछे जो कारण है वो हमारी इग्नोरेंस है, हमें अज्ञानता है। अज्ञानता ही कारण है, तमस ही कारण है। ना हम सोचते हैं, ना समझते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं। और मैं इसके लिए किसी भी इंसान को भी संपूर्ण दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि पूरे 70 साल के जीवन के आधार पे मैं इसी नतीजे पे आया हूँ कि जो भी साइंस का काम है, विज्ञान का काम है, ज्ञान का काम है, फिलॉसफी का काम है, जो भी हमें पढ़ाया लिखाया जाता है, उसमें वो संपूर्णता नहीं है जो मैं चाहता हूँ। चाहे वो मैथमेटिक्स है, वो मैन मेड मैथमेटिक्स है, उसमें काफ़ी गलतियाँ हैं। जिसके आधार पे जो साइंस बनाई गई है उसमें भी गलतियाँ हैं, फिज़िक्स में गलतियाँ हैं, केमिस्ट्री में गलती हैं, बायोलॉजी में गलतियाँ हैं। यहाँ परफेक्ट एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी को भी नहीं जानते हैं। जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, अब अज्ञानता से भरे हुए हैं, तो उस समय हर इंसान इस दुविधा से गुजरेगा। यही मेरा कारण मैं समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं किसी न किसी चलते चलते संपूर्ण एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और ब्रह्मांड को समझ पाया हूँ, जिसका आधार दिव्यांग ही है। दिव्यांग में वो फार्मूला है जो जीवन में पहली बार मानव हिस्ट्री में 2015 से पहले बिल्कुल नहीं था। उसे ठीक करके अब उसके आधार पे परफेक्ट तरीके से मैं दिखाना चाहता हूँ कि यही ज्ञान हम सबको देना चाहिए। सिलेबस एक जैसा होना चाहिए, कोई कमी पेशी नहीं। अब मैं अकेला तो ये दुनिया में लोगों से बदलाव नहीं कर सकता हूँ, मगर इतना ज़रूर है, मैं एक इन्फॉर्मेशन दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ जो संपूर्ण है। आज शायद इसे दुनिया नहीं जानती है। मुझे पूरा विश्वास है 5, 10, 20 या सब चलते चलते नेक्स्ट जनरेशन को जो परफेक्शन को देखना चाहते हैं वो पा पाएंगे। जिनको परफेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ उन मानवों की बात करना चाहता हूँ जो परफेक्शन जानना चाहते हैं, शुद्धता जानना चाहते हैं और अखंडता को जानकर अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान में वो क्षमता है, मगर जब हम शुरू ही नहीं करते हैं तो कहीं नहीं जाएंगे। चलो इसके आधार पे हम आगे चलते हैं। अब
ये पिक्चर मेरे लिए इसलिए अनिवार्य है क्योंकि अचानक लोग चलते चलते गिर जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, गिर जाते हैं। उस समय मेडिकल फैसिलिटी का आना नामुमकिन है और 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही हमें उसे बचाना है। और मैं चाहता हूँ कि हर मानव देखे कि जो यूजुअल रिकमेंडेड है माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, ब्रेथ ऑफ लाइफ कहा जाता है, वो काम नहीं करता है क्योंकि खून सर्कुलेट ही नहीं कर रहा है। जब खून ही नहीं कर रहा तो ऑक्सीजन कहाँ जाने वाली है, क्या करने वाली है? शायद इसलिए ये काम नहीं करता है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहना है, इसके बारे में भूल जाइए, कोशिश ही मत करिए, समय बर्बाद मत कीजिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक पिलो रख के या कुछ चीज़ रख के पाँव को उठा लीजिए। दिव्यांग के आधार पे 61.8% जो खून है वो वीनस रिटर्न में है और ख़ास करके नीचे के पेट में है, वो स्टोर की तरह है। अब उसे उठाएंगे तो वो खून वापस दिल में तरफ आ जाता है और दिल के राइट एट्रियम में जहाँ पे एसए नोड है, साइनो एट्रियल नोड है, जिससे कि कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट काम करना शुरू करता है, उसका जो स्टिमुलस है वो वीनस रिटर्न प्रेशर ही है। शायद इसलिए सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा को वहीं खोला गया है। अगर खून वापस आता है तो एसए नोड को दोबारा शुरू होने में काम हो जाए, क्योंकि उसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही उसके लिए अच्छा है। उसके आधार पे एक सिस्टम बन जाएगा और दिल काम करना शुरू कर देगा। मुझे पूरा विश्वास है मोस्टली ये काम हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप हार्ट पे दबाकर उसे प्रेशर में लाने की कोशिश कीजिए, स्टिमुलस बनेगा। नहीं तो कंडक्टिव सिस्टम करते थे तो आप दूसरों को बुला सकते हैं, मगर इमीडिएटली के लिए पाँव को उठाइए और चेस्ट को कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेजॉरिटी सर्वाइव हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि इम्यूनिटी की डेफिनेशन जो है कि ये एक प्रोसेस है जिसके आधार पे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो उसे दिया जाता है, कुदरत ने हमारे जिस्म को खूबसूरती से बनाया है। अब डेफिनेशन में जब बनाया है तो उसकी भी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है और स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो स्किन है। अगर हमारी स्किन, चमड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है, उसे किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई कट नहीं है, संपूर्ण है, वो अपने आप में पहला प्रोटेक्शन बन सकता है। इसके कारण बाहर की बीमारियां अंदर नहीं आएंगी। दूसरा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, चाहे वो नाक में है, माउथ में हो और हर जगह हो, उसमें भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो भी बाहर की गलत चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता है। और दूसरा जो स्किन के स्क्रीशंस है, म्यूकस मेम्ब्रेन के स्क्रीशन है, वो भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। और जो सेकंड लाइन है वो फैगोसाइटिक वाइट सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट काउंट्स हैं, वो ऑर्गेनिज्म और दूसरों चीज़ों को खिला देते हैं। और ऑटो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं जो भी काम करती हैं। और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो भी काम करता है। और थर्ड लाइन में लिम्फोसाइट्स जो वाइट ब्लड सेल के हिस्से हैं और एंटीबॉडीज़ हैं, चाहे वो सेल मीडिएटेड हो, वो कहीं ना कहीं थर्ड लेवल पे आ जाते हैं। जब इसे हम समझ लेते हैं तो मुझे ये कहना पड़ता है ये डिफेंस अपने आप में संपूर्ण है। उदाहरण के तरीके से मैं अपनी किताबों में और अपने स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जिस्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ अंदर चली जाती है जो फॉरेन है, बाहर की है, जो जिस्म का हिस्सा नहीं है और जिस्म को नहीं चाहिए, जैसे ही वो आपके नाक में पड़ती है, नाक इमीडिएटली स्नीजिंग शुरू कर देता है, विंड एनर्जी से उसे फेंक देता है। अगर वो काम नहीं करता है तो आपके नाक, आंख और हर जगह से पानी आना शुरू हो जाता है, जिसमें विंड इलेक्ट्रोलाइट से उसको साफ करने की कोशिश की जाती है, विंड एनर्जी की तरह से, वायु एनर्जी की तरह से। और जब वो फेल हो जाए तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अग्नि तत्व से उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। ये तीन चीज़ें अपने आप में हैं। जब तीनें खत्म हो जाती हैं तो इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस फॉर्म बनना शुरू हो जाता है। म्यूकस के कारण वो फॉरेन बॉडी को इनगल्फ कर देता है। उसके बाद स्नीजिंग हो सकती है, कफ हो सकता है, उसे फेंक देते हैं।
जब ये काम भी संपूर्ण नहीं होता है तो न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। वो फैगोसाइटिक इन्फेक्शन में काम कर देते हैं जो इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद ईस्ट्रोफिन है, बेसोफिल है, मोनोसाइट्स है और लिम्फोसाइट्स हैं। और लिम्फोसाइट जब आना शुरू हो जाते हैं वो 7 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर देते हैं। उसमें बी सेल्स भी हैं और टी सेल्स भी हैं। एक सेल मीडिएटेड है, एक हार्मोनल है। जब ये चल जाता है तो आप 10 पॉइंट में कुदरत ने ऐसे बनाया है कि आप ठीक हो जाएंगे। वही चीज़ मैं यहाँ पे भी 10 देखता हूँ। आप इससे समझकर आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है। मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपको इम्यूनिटी को जानना है और हीमोस्टेसिस को जानना है, हीमोस्टेसिस का मतलब कट गया है, खून बहना शुरू हो गया और खून को बंद करना है, खून को रोकने की जो प्रतिक्रिया है उसे हीमोस्टेसिस कहा जाता है। ये दोनों को समझने के लिए आप ब्लड के बारे में जानने की कोशिश करें। जैसे पिछले वीडियोस में मैंने रेड ब्लड सेल की बात की है, प्रोटीन्स की बात की है। अब इसमें हम आगे चलेंगे कि हम खून को जब सेंट्रीफ्यूज में 300,000 रेवोल्यूशन पर मिनट से 30 मिनट के लिए एंटीकोआगुलेटेड ब्लड को डालते हैं तो उसमें से जो निकल आता है, जैसे आप राइट पिक्चर में देख सकते हैं कि ऊपर का हिस्सा प्लाज्मा है जो येलो कलर का है और नीचे रेड ब्लड सेल्स हैं वो लाल रंग के हैं और बीच में एक वाइट लाइन है जो बफी लेयर कहा जाता है। तो ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट काउंट्स हैं। यहाँ प्लाज्मा है वो 55% है और सेल्स हैं वो 45% है। ये है। मगर यहाँ पे एक और विषय के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। प्लाज्मा और सीरम में फ़र्क है। प्लाज्मा में वो ऑर्गेनिज्म है जो क्लॉटिंग में काम करते हैं, मगर सीरम से उसे निकाल दिया जाता है। इसलिए जब मैंने कहा कि ये एंटीकोआगुलेटेड ब्लड है तो ये कहीं ना कहीं सीरम की तरह आ जाता है, मगर उसमें सब कुछ है जो क्लॉट नहीं होगा। तो उसमें आप इस पिक्चर को आसानी से देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि अगर हमें ब्लड को समझना है उसके लिए नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन को जानना ज़रूरी है, क्योंकि नाक के आधार पे, प्राणायाम के आधार पे ही हम आगे चल सकते हैं। अब जो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है वो नाक से शुरू होता है, मगर उसका फंक्शन ये है वो फॉरेन ऑब्जेक्ट जो भी अंदर आ रहे हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे नाक में बाल हैं, वो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म को निकाल के स्नीजिंग और कफिंग के आधार से फेंक देते हैं। जो बीच में ब्रोंके हैं वो 2 और 10 माइक्रोग्राम तक के ऑर्गेनिज्म को कफिंग स्नीजिंग से खत निकाल देते हैं। जब ब्रोंकियल्स हैं जब लेस देन 2 माइक्रोग्राम है, वहाँ डिफ्यूजन से, केमिकल रिएक्शन से चीज़ें चलती हैं। ये मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में बता चुका हूँ, प्राणायाम में बता चुका हूँ। सिमिलरली डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया जो है उसके लिए गले में टॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स हैं। मैं भी ईएनटी सर्जन हूँ और मुझे याद है कि मैंने टॉन्सिल एडिनॉइड काफ़ी निकाले हुए हैं, वो फास्ट तरीके से निकालने की कोशिश करती हैं। मगर आज के दिन मैं एक ही आ गया हूँ कि टॉन्सिल्स और एडिनॉइड एक डिफेंस मैकेनिज्म है, लो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, उल्टा उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। अब मैं तो ये सबको बता सकता हूँ कि अगर इन्फेक्शन ठीक करने के बाद आप किसी भी टॉन्सिल को, एडिनॉइड को ज़िंदगी भर के लिए ठीक रख सकते हैं। मगर अफसोस की बात है कि मैं अब उस प्रैक्टिस में नहीं हूँ, ये इंसान को खुद देखना पड़ेगा। दूसरा है वो सर्फेक्टेंट्स भी बनते हैं लंग्स में, जिसके आधार पर भी संपूर्णता आ जाती है। उसमें पानी का काम है और पानी के आधार पर सरफेस टेंशन के कारण अंदर चीज़ें नहीं जाती हैं। वो बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है। जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं जिस्म के, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, आप होम्योस्टेसिस के पास रहिए। अगर होम्योस्टेसिस पास है आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप संपूर्ण हैं, क्योंकि थोड़ा इधर जब थोड़ा उधर आता है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर एलोस्टेसिस में जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर उसे भी आसानी से ठीक करते हैं। जो पैथोस्टेटिक स्टेज में जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो शायद वहाँ पे दवाइयों की, जो दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं समझता हूँ कि हम परफेक्ट स्टेजेस में भी रख सकते हैं, वहाँ तक ला सकते हैं, और मैंने किया है। आज मैं उदाहरण हूँ कि 73 ईयर्स में मेरे सारे बायोफिजिकल पैरामीटर रिवर्स एजिंग के आधार पे 21 साल में परफेक्शन की तरफ हैं।
जिसमें थोड़ी भी कमी पेशी नहीं है। और इसके आधार में यही कह सकता हूँ, मुझे कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी दुविधा नहीं होती है, क्योंकि बॉडी ही अपने आप में ही अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली और सुपर कॉन्शियसली उसको खुद ब खुद इमीडिएटली ठीक कर देती है। मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतनी क्षमता आपके खून में, रक्त में होनी चाहिए। अगर वो है तो आप संपूर्ण बन सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है हर इंसान कर सकता है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई भी सीखकर खुद बनने की कोशिश नहीं करता है। शायद इसलिए ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं ज्ञान देना चाहता हूँ ताकि लोग जो मैंने किया है उसे समझें, उसके आधार पर वो संपूर्णता लाने की कोशिश करें। आप रेस्पिरेशन अपने आप में ब्लड वॉल्यूम, बॉडी टेम्परेचर को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब भी आपकी टेम्परेचर बढ़ गई है, जिस नाक से प्रेम से डीप सांस लेंगे ना, आपका वेगस आ जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, हर चीज़ कम हो जाती है। सिंपैथेटिक सिस्टम को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि डीप ब्रीथिंग इटसेल्फ। आगे आते हैं फाइब्रिनोलाइटिक फंक्शंस हैं जो कोआगुलेशन या स्ट्रोक वगैरह को बचाने की कोशिश करते हैं, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। बॉडी वाटर फ्लूइड को भी रेगुलेट कर सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए, हम सांस के माध्यम से कितना उसमें कूलिंग ला सकते हैं। और बोलने और रेगुलेशन करने के लिए भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी आवाज़ में जितनी भी संतुलन आ सकता है, जितनी भी रेगुलेशन आ सकती है, जितनी भी मॉड्यूलेशन आ सकती है, हम अनइंटरेस्टिंग चीज़ों को इंटरेस्टिंग तरीके दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही फंक्शन है। बॉडी पीएच रेंज जो एसिड बेस बैलेंस है, उसमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का बड़ा योगदान है। ऑल्फैक्शन, स्मेलिंग, वो भी नाक के साथ जुड़ा हुआ है। वही मूलाधार के साथ भी जुड़ा है, वही अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, वही एक केमिकल एनर्जी है। और उसके कारण स्मेल और टेस्ट दोनों केमिकल रिएक्शंस हैं। जैसे हियरिंग है या देखने की क्षमता है या स्पर्श है, वो केमिकल नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल है। मगर ऑल्फैक्शन या स्मेल और टेस्ट केमिकल है। ये चीज़ें भी अपने आप में दिव्यांग को ही लाती हैं, आगे चलते हैं। और सेक्सुअल बिहेवियर भी कहीं ना कहीं एंडोक्राइन सिस्टम और रेस्पिरेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसको भी किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें अखंडता आनी चाहिए। अब आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्लड। मैं मेडिकल डॉक्टर के नाते प्रोफेसर फिजियोलॉजी हूँ, मगर मेरी कोशिश रही है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट को, बेसिक सब्जेक्ट को एक ही मात्रा में ठीक तरीके से संपूर्णता से कर दिखाएं। जब अगर डेफिनेशन ऑफ ब्लड आ जाती है, जो मैंने दूसरी किताबों में पढ़ा है, उसके आधार पे और ब्लड को देखकर मैं एक अलग तरीके से सोच दिखाना चाहता हूँ कि ये ही परफेक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए। हर बच्चे को स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी संपूर्णता देने की कोशिश कीजिए, अधूरा ज्ञान मत दीजिए। तो अब चलते हैं। खून, रक्त ए हाईली स्पेशलाइज्ड रेड, लाल रंग का है, हेट्रोजीनस है। इसमें होमोजीनस नहीं है, एक जैसा नहीं है, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, हेट्रोजीनस फ्लूइड है, और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में चलता है। तो इंग्लिश में कहा जाए, ब्लड इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड रेड हेट्रोजीनस फ्लूइड विच सर्कुलेट्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट, आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज हैं, और पूरे जिस्म में यही चलता है। यही हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ जीवन का आधार ही खून पे है। ठीक है। और जब आ जाती है बात हेट्रोजीनस की, तो जब फ्लूइड की बात आती है, तो जो मैं ये कहा, ये ऑर्डिनरी फ्लूइड नहीं है, इट्स ए कनेक्टिव टिश्यू। जब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब यह है कि जो सेल जो हैं वो अपने आप से जुड़े हुए हैं, ये फ्लूइड ही नहीं है, मगर इसमें सेल्स भी हैं और एक्वस सॉल्यूशन भी है, जिसमें क्रिस्टलाइड्स भी हैं, कोलाइड्स भी हैं, प्लाज्मा भी है, प्रोटीन्स भी हैं, और हर किस्म के पार्टिकल्स हैं। ये संपूर्णता का विषय है, क्योंकि जिस्म के 100 ट्रिलियन सेल्स को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, वो रक्त के माध्यम से, खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से ही वहाँ पहुँचने वाली है। अब कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है। बाकी कनेक्टिव टिश्यू जितने भी हैं, मसल्स हैं जिसे हैं, वो सेल के साथ सेल जुड़े हुए हैं, मगर यहाँ पे
सेल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। सेल, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हों, चाहे वो वाइट ब्लड सेल्स हों, चाहे वो प्लेटलेट्स हों, वो तीनों सेल अलग तरीके से बीच में स्विम करते हैं। वो जुड़े नहीं हैं और जुड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि हर सेल का अपना ही एक महत्व है, अपना ही एक काम है, उनका क्रिया योग ठीक अलग है। तो जितने वो अलग रहेंगे उतना ही अच्छा है, जुड़ना नहीं चाहिए और उनको आज़ादी के साथ मूव करना चाहिए। अब जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो आर्टीरियल सिस्टम में और वीनस सिस्टम में अच्छे तरीके से काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जब सेल की तरफ जाना है तो वो कैपिलरी के माध्यम से जाता है और कैपिलरी माध्यम में बड़े बड़े सेल्स जो 4 माइक्रोन सेल से बड़े हैं वो नहीं जा सकते हैं। उसके नीचे जो फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं, वही जाती हैं। वो भी चीज़ ज्ञान को समझनी चाहिए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरीके से हर चीज़ को हर वीडियो में अखंडता के साथ दिया जाए। इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, ब्लड इज़ अ डिवाइन सीट ऑफ लाइफ और होम्योस्टेसिस। अगर खून बराबर है, बायोकेमिस्ट्री बराबर है, पैथोलॉजी नहीं है, संपूर्ण है, तो समझिए आप संपूर्ण हो जाएंगे। इसके लिए एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर 100 ट्रिलियन सेल्स, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सेल ब्लड के माध्यम से ही आते हैं, तो इसको मान्यता दी जाती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल और वेसल के साथ ही खून का हो जाता है। अगर हम इस चीज़ को समझते हैं कि खून की परिभाषा, खून का मतलब, खून की जान पहचान, जब खून को जानना पहचाना क्यों हमारे लिए अनिवार्य है। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान खून को समझे, क्योंकि खून रहेगा, 5 लीटर्स रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब 4 लीटर तक आ सकता है तो वो भी ठीक हो जाता है। जब 4 से कम हो जाता है, पॉजिटिव फीडबैक में दिल पे ज़्यादा असर पड़ने से मृत्यु हो सकती है और प्रॉब्लम आ सकती है। मैं सबसे ये कहूँगा कि हमेशा रिहाइड्रेटेड ही रहिए, 5 लीटर के पास ही रहिए, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आ जाते हैं कि जो खून के प्राइम फंक्शंस हैं, अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। कि मैं हमेशा यही कहता हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्राइम फंक्शन जो है वो अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन है और एक्सपल्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप समुंदर पे हैं तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ग्राउंड लेवल पे है 160 का है और एल्यूवियल लेवल पे 100 आ जाता है, और जब वीनस लेवल पे आता है तो वो 40 आ जाता है। वो भी दिव्यांग के आधार पे है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल की जाती है उसकी दिशा भी 61.803% ही है। इंस्पिरेशन को 38.2% बनाया गया है और एक्सपिरेशन को 61.8% बनाया है। यह भी कुदरत की देन है, ताकि बाकी कार्बन डाइऑक्साइड आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाइकार्बोनेट बनाने में काम करके पीएच को ठीक करते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड का एक संतुलन है। अब जो चाहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, तो जितनी भी सेल्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है और दूसरी रिक्वायरमेंट है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ही बाहर से अंदर आती हैं। खाने से, पीने से, हजम होने के बाद लिवर से असीमिलेट होके वो खून की तरफ आती हैं, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो दूसरा पार्ट है, जो चीज़ें खराब हैं, जिस्म के लिए खराब हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं जो दुविधा का कारण बन सकते हैं, उसके लिए स्किन से भी बाहर जाता है और किडनी से भी बाहर जाता है। वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। जैसे मैं कैरी कर रहा हूँ कि 10 सिस्टम बनाए गए हैं और हर सिस्टम का होम्योस्टेसिस के साथ ही लगाव है। अगर 10 के 10 हिस्से के खूबसूरती से बनाया गया, उसे समझ लेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब इसके आधार पे जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हार्मोन बनाता है। वो हार्मोन भी केमिकल एनर्जी के लिए, रिएक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हार्मोनल बैलेंस आने से संतुलन खराब हो जाता है। उसके लिए भी खून ही, अब एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन बनाता है, वो खून में दिया जाता है और खून उसे लेकर हर सेल की तरफ जाके या टारगेट आर्गन को जाके डिलीवर कर देता है, जिसके लिए भी ब्लड की अपनी ही एक मान्यता है। एक्सेप्ट पोर्टल सिस्टम में भी है, वो लोकल है मगर ये जनरलाइज्ड है। जब हीमोस्टेसिस है, फंक्शंस हैं, वो भी खून के आधार पे ही हैं। और खून ठीक है, हीमोस्टेसिस के कारण बेटर हैं, जबकि बाकी पैरामीटर बिल्कुल बराबर हों।
और खून में भी एक स्टोरेज फंक्शन है। जो भी चीज़ें आपको इमीडिएटली चाहिए, चाहे वो ग्लूकोज हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, या फैटी एसिड्स हो, या आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, या जितने भी केमिकल्स हैं जो आवश्यक हैं, सारे के सारे खून में पाए जाते हैं। वही डिलीवरी का अंतिम रोल है। इसलिए हम सीट ऑफ प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं, सीट ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं, संपूर्णता भी बना सकते हैं। अब दूसरी जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो मैं इतना जानता हूँ कि WBC वाइट ब्लड कैप्सिल्स और ल्यूकोसाइट्स काम करते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन न्यूट्रोफिल से है, उसके बाद इस्नोफिल डिटॉक्सिफिक डिसइंटीग्रेशन के साथ है, मोनोसाइट्स हैं। इम्यून रिस्पांस के लिए एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड है, वो लिम्फोसाइट के साथ जुड़ा हुआ है, उसे भी हम देखने वाले हैं। जो बॉडी की टेम्परेचर है उसमें पानी का रोल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि पानी के भी मिनिमम 10 ऐसे फंक्शन हैं जिसके आधार पर कह सकते हैं कि पानी अपने आप में भगवान का पहला हुआ अमृत है। हम रिहाइड्रेटेड हैं तो संतुलन के पास रहेंगे, डिहाइड्रेटेड होगा वो प्रॉब्लम आ जाएंगी, जिससे दूसरी दुविधाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, कंडक्टिविटी है, डिसोल्यूशन है, एवेपोरेशन है, ये सब बॉडी टेम्परेचर और चीज़ों को दिखाने के लिए करते हैं। ये सारे चीज़ें पानी रक्त में ही पाई जाती हैं। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर मॉलिक्यूल, जैसे मैंने कहा कि वो 8% है, वाटर 91% है, इनऑर्गेनिक 1% है, ऑर्गेनिक 8% है। आप ऑर्गेनिक 8% में जो 7% है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जिसमें अल्ब्यूमिन ग्लोबिन, ये दो चीज़ें बड़ी मेन है। मैं मानता हूँ कि इसकी अगर रेशो दिव्यांग की तरह है तो अच्छी है, अगर नहीं है तो बराबर भी है तो ठीक है। जब दोनों की 7%, अगर आप 7 ग्राम 100 ml के पास हैं, आप संपूर्ण हैं। अगर उसमें अल्ब्यूमिन 3.5 है, ग्लोबुलिन 3.5 है, या अल्ब्यूमिन 4 है, जो 2.4 है, साथ में फाइब्रिनोजन प्रोटीन होते हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में संपूर्ण है, जब तक कि उसकी मात्रा सेहत के लिए लाभदायक हो, वो चीज़ें देखें, कोई बीमारी ना हो। और हाफ अल्ब्यूमिन ग्लोबिन भी हो सकती है, 1.6 होगा, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा अच्छा है। मगर जो भी है जिस्म के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है वो, मगर ये परफेक्ट रहना चाहिए। ये 7% की बात है, 7 ग्राम की बात है। अब नॉन प्रोटीन जो चीज़ें हैं वो 1% है, जिसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, और दूसरे ऑर्गेनिक्स हैं, जैसे वो शुगर है, फैट है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स हैं, न्यूट्रल फैट, ट्राइग्लिसराइड। अब मैं ट्राइग्लिसराइड की बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ट्राइग्लिसराइड कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, और ट्राइग्लिसराइड अगर 100-150 के पास हो तो आप संपूर्ण होंगे। अगर ज़्यादा भी है, इससे कोई ज़रूरत नहीं कि वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही हिस्सा है, जब तक आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है, HbA1c हाई है, ब्लड शुगर, फास्टिंग और प्रोस्प्रांडियल हाई है, अगर ट्राइग्लिसराइड हाई है, तो वो आपके लिए दुविधा का कारण बन सकता है, क्योंकि वो उस किस्म से डायबिटीज़ को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो दूसरे न्यूट्रल फैट्स हैं वो फास्फोलिपिड्स हैं, और फास्फोलिपिड का होना ज़रूरी है, क्योंकि हर सेल के बीच में प्रोटेक्शन जो है 100 ट्रिलियन सेल की, वो फास्फोलिपिड ही है। वो डबल बाई लेयर है, उसका बाहर का हिस्सा फॉस्फेट है और अंदर का भी फॉस्फेट है, बीच में लिपिड है। उसमें से पानी की चीज़ें नहीं जा सकती हैं, मगर लिपिड सॉल्युबल चीज़ें जैसे ऑक्सीजन वगैरह वो आसानी से चली जाती हैं, हार्मोन वगैरह चले जाते हैं। जैविक ज्ञान संपूर्ण तरीके से बच्चों को दिमाग में रहना चाहिए, और मैं ये चीज़ बार बार कहता हूँ, देखिए, दिमाग में रखिए। अगर दिमाग में रखेंगे तो मेरी तरह आप भी पूरे दिमाग में 8 हर्ट्ज अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी आंखें खोल के भी बना पाएंगे, दिखा सकें जैसे मैंने दिखाया है। उसके लिए आपको ज्ञान की ही ज़रूरत है, संपूर्णता की ज़रूरत है, सारे आर्ट को समझने की ज़रूरत है। आप अधूरे नहीं रह सकते कि ये सोचने की क्षमता एक मानव में ही है। अगर मानवता से लोक पालन बन जाएगा, उसमें ही मैं वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो लोक पालन कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ, हम सब कर सकते हैं। उसी तरीके से ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल, बाइल सेल्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे अगर 1% की दिशा में हैं
तो आप समझिए कि आप संपूर्ण हैं और आपको कोई भी दुविधा का कारण नहीं बनेगा। ये चीज़ें आप प्रैक्टिकल तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें आप साइंस को समझने के बाद कैसे अप्लाई करना है वो ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कि अल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन जो दो चीज़ें हैं। जो अल्ब्यूमिन ऊपर देखिए वो ओपन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, मगर जो ग्लोबुलिन है वो इंटरकनेक्टेड है, क्लोज नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। पर लेफ्ट साइड में ऊपर देख लीजिए, दोनों में अंतर है। मगर जो अल्ब्यूमिन है वो एनर्जी के लिए काम किया जाता है, फॉर इमीडिएट नीड। जो प्रोटीन को आपको एनर्जी में बदलना है तो अल्ब्यूमिन ही काम आती है। मगर दूसरा जो काम है वो ऑस्मेटिक प्रेशर भी काम करता है, के लिए भी काम करता है। वो हाई, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, क्षमता खुली है, खुल जाता है, आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। इसका ऊपर जाना कम होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल जाता है। और इसमें हायर टायरोसिन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, हायर फोम कैपेसिटी भी है, हायर कंस्टेंट ऑफ चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर लिखी हुई हैं। जो नीचे है उसकी लोअर सॉल्युबिलिटी है, बंद है, लोअर टायरोसिन फ्लोरेसेंस है, लो फ्रॉम फोम कैपेसिटी है। जो चीज़ें हैं ये अगर समझ आ जाए तो आप अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की रेशो को ठीक तरीके से बना के रखने की कोशिश करेंगे। जो नीचे का है उसमें आप देख सकते हैं कि अल्ब्यूमिन ज़्यादा है मगर वो वर्टिकल एक है, मगर जो ग्लोबुलिन है वो अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, बीटा और गामा है। ये तीन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। हम उसके बारे में अगली में बात करेंगे कि इन चारों का क्या योगदान है। अब आते हैं ग्लोबुलिन की तरफ। अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन वो है, वो लिपिड ट्रांसपोर्ट, थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड में काम आता है। अल्फ़ा ग्लोबुलिन इसकी क्षमता बराबर होनी चाहिए। और अल्फ़ा 2 जो ग्लोबुलिन है उसमें लिपिड कॉपर आयन को ले जाने की क्षमता ज़्यादा है। जो बीटा सेल्स हैं वो लिपिड को ले जाने में कैरी करने की कोशिश करते हैं, आयन और प्रोटेक्टिव को देने की कोशिश करते हैं, इम्यून रिएक्शन को देने की। तो वो चीज़ें अपने आप में ज़रूरी हैं। जब गामा ग्लोबुलिन की बात आती है, जहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन फैक्शन आ जाते हैं, इम्यूनोलॉजी आ जाती है। इम्यून रिस्पेक्शन के लिए गामा ग्लोबुलिन ही ज़रूरी हैं, बाकी भी ज़रूरी हैं, उनका अपना रोल है, मगर इसका रोल इम्यूनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। ये ग्लोबुलिन का वो हिस्सा है जहाँ पे इम्यूनिटी उभर के आती है। अब अगर इस तरीके से हम एक को समझेंगे, संपूर्णता से समझेंगे, तो फिर हमारा ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान से अखंडता तक आ सकता है। ये पिक्चर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी सोचते हूँ कि मैंने हैन के अंडे को क्यों डाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हैन के अंडे की जो रेशो है वो दिव्यांग के आधार पे है। इसके जो वाइट पोर्शन है वो अल्ब्यूमिन है, जो येलो है ग्लोबुलिन है, योग है। अब उसकी रेशो भी दिव्यांग के आधार पे है। मगर जो खूबसूरती है कि हैन 21 दिन के लिए हैचिंग के लिए बैठती है। ये सौभाग्य मुझे बचपन में एक पिक्चर देखी थी जिसका नाम था अमर, तो और उसमें यही दिखाया था तुम 21 दिन से यहीं बैठी हो मगर आज क्यों आवाज़ कर रही हो। मगर तब से लेकर आप देखता हूँ, फिर मैं रिसर्च करने के बाद देखा इसको 21 दिन ही लगते हैं, वो भी दिव्यांग का हिस्सा है। तो मैं ये भी तुम्हें दिखा रहा कि आप ज्ञान में बाहर से तरीके से जो देखते हैं उसको भी समझ की कोशिश कीजिए। जितना आपका ज्ञान ज़्यादा होगा और जिसे अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे उतना ही आप भाग्यशाली भी होंगे, आपको नंबर भी ज़्यादा मिल जाएंगे। ज्ञान का होना ज़रूरी है मगर नंबरों का होना वो बहुत ही ज़रूरी है कि दुनिया आपको ज्ञान को नहीं देखने वाली, वो नंबरों को ही देखने वाली है। अगर आप में क्षमता है उसे किस तरीके से प्रेजेंट करना है। सबसे मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि अपने स्टूडेंट को, जिनका मैं मेंटर हूँ, आज के दिन ज्ञान कुछ तरीके से पढ़ाया जाता है, सारे टीचर वही जानते हैं। पहले उस चीज़ को जानने की कोशिश, उसे प्रेजेंट कीजिए, उसके बाद उस पर सवाल उठाइए और वो ज्ञान देने की कोशिश कीजिए, संपूर्णता से अखंडता की तरफ ले जाता है। अगर ऐसा ज्ञान जो सब जानते हैं वो आपको 50-60% मिल जाएंगे। जब आप संपूर्णता से वो ज्ञान देंगे जो कहीं पे नहीं है मगर बहुत लॉजिकल है, दिव्यांग के साथ जुड़ा हुआ है और वो पहलू लेके आता है, और उसे आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन से आप देंगे
तो आपको 100 में से 100 मिलना पक्का है, और वही मैं मेरे स्टूडेंट कर पाते हैं। शायद मैं इसलिए ही मशहूर हूँ, मैं खुद भी वैसा हूँ और मेरे स्टूडेंट भी वैसे बन जाते हैं। मैं वो ज्ञान भी दुनिया के सामने पेश करने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें चीज़ें देखते ही वो लग जानी चाहिए। ये एक वो चीज़ है कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन में ये अंडा मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद इसलिए ही अनुअंड भी इसके साथ है, पिंडांड भी इसके साथ है, ब्रह्मांड भी इसका, कि जितनी भी सृष्टि की चीज़ें हैं अंडे की शक्ल में हैं, चाहे वो 22/21 का अंडा हो या 1.618034 का अंडा हो। मगर ये चीज़ें कुदरत की देन है, कुदरत ने बनाई हैं। अगर हम समझेंगे तो आगे आसानी से चल सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान हर तरीके से संपूर्णता को और अखंडता को जानने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं ल्यूकोसाइट काउंट्स या वाइट ब्लड सेल्स। वो 5 किस्म के जो सेल्स हैं उनका रोल बहुत माननीय है, ज़रूरी है, और हमें सबको समझना चाहिए। अब जब सेल की बात आती है तो मैंने ये कहा कि अगर आप पूरे सेल को देख लें जो रक्त में जुड़े हैं, उसमें रेड ब्लड सेल्स भी हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं और प्लेटलेट्स भी हैं। अगर आप पहले 5 देखें, पहला न्यूट्रोफिल्स हैं, दूसरे इस्नोफिल्स हैं, तीसरे बेसोफिल्स हैं, तीसरे लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स हैं, उसके बाद ही आप आरबीसी को देख रहे हैं। इनकी क्षमता भी अपने आप में संपूर्ण है। ये तीनों की मैंने देखा। जहाँ तक ल्यूकोसाइट काउंट कहिए या वाइट ब्लड सेल कहिए, उसमें न्यूट्रोफिल 60% होने चाहिए, लिम्फोसाइट्स 30% होने चाहिए, मोनोसाइट 6% होने चाहिए, इस्नोफिल 3% होने चाहिए और बेसोफिल 1% हो। अगर वो है तो आप संपूर्ण हैं। और प्लेटलेट 1.5 मिलियन से लेकर 4 मिलियन तक है। मगर जहाँ पे मैं देखता हूँ कि 2.5 मैंने इसलिए लिखा है कि वो दिव्य के आधार पे है, मगर 1.5 से 4 तक देखा गया है, अच्छा है। अगर 2.4 है तो समझिए आप बिल्कुल संपूर्ण हैं। आप एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल की बात आती है तो वो 5.2 मिलियन सेल्स इन अनडाइल्यूटेड ब्लड मेल में अक्सर पाए जाते हैं। आप ल्यूकोसाइट को उनको अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भी 10 स्टेजेस हैं। जैसे मैंने कहा, रेड ब्लड सेल्स जो प्लूरिपोटेंट सेल्स है उसको 21 माइक्रोन है, तो यहाँ पे भी जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, जनरेटर सेल्स हैं, वो 21 माइक्रोन्स हैं। उसके बाद जो कमिटेड हैं वो कहीं ना कहीं 21 से 22 बन जाते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन में। फिर माइलोब्लास्ट स्टेज आती है, उसके बाद ही दूसरी स्टेजेस आती हैं। आप इसके अगर लेफ्ट साइड में देखें तो आप पहले बेसोफिल सेल देख रहे हैं, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स देख रहे हैं, फिर इस्नोफिल देख रहे हैं, फिर मोनोसाइट देख रहे हैं, और साथ में ही आप लिम्फोसाइट भी देख रहे हैं। ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन है जो दिमाग में हर इंसान के रखनी चाहिए, ताकि लोगों को बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल के बारे में ज्ञान मिलना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब स्टेम सेल से लिम्फोसाइट्स, टी सेल, बी सेल, न्यूक्लियर सेल्स हैं, माइलाइट से अब डेंड्राइटिक सेल्स आ जाते हैं, और साथ में एरिथ्रोसाइट्स हैं, इस्नोफिल हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल, मैक्रोफिल, मास्ट सेल्स हैं। इन सब के अपना ही एक रोल है। वो एक तरीके से हम समझ लेंगे तो हम संपूर्ण बन जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि ल्यूकोसाइट्स में भी दिव्यांग का आधार है। जैसे हीमोसाइटोब्लास्ट जो ओरिजिनल जर्म सेल्स हैं, टोटिपोटेंट प्लूरिपोटेंट है, वो 21 है। फिर 22 होकर 10 स्टेजेस में उसमें 2 किस्म के सेल बनते हैं। एक है ग्रैनुलोसाइट्स, एक है एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट में ग्रैन्यूल्स हैं जो 3 किस्म के हैं। जैसे बेसोफिल ब्लू है, इस्नोफिल लाल है, और न्यूट्रोफिल एक लाइट कलर का वेरी सिंपल है, जिसे पॉलीमॉर्फी कहते हैं। ये 3 हैं। जहाँ तक कि विदाउट ग्रैनुलोसाइट्स हैं वो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं। तो ये 2 और 3 की जो रेशो है वो भी दिव्यांग के भी आधार पे है। कुदरत ने उसी चीज़ को बार बार, मैं वही दिखाने की कोशिश, एक बार आपको दिव्यांग समझ आ जाएगा तो हर चीज़ को समझने में आपको क्षमता हो जाएगी। क्यों आप देखना शुरू करें, इसमें भी 10 होने चाहिए या उस रेशो में होने चाहिए। अब हम न्यूट्रोफिल को समझने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस है, मगर उसके 5 लोब भी हो सकते हैं। उसका नंबर जो है 10, 20, 60% के पास हो जाता है, जिसे हम पॉलीमॉर्फी कहते हैं। पॉली मीन मैनी लोब्स हैं। उसका डायमीटर 12 माइक्रोन साइज का है।
मैं मैच्योर सेल की बात कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल 21 है। अब इसमें 12 आ जाते हैं, मेरे रेड ब्लड सेल्स 21 से निकल कर 7 तक आ जाते हैं, मगर ये 12 है। और ये यंग हार्ट शेप्स न्यूक्लियस है जो आप देख सकते हैं, उसके 5 लोब्स हैं जो थिन क्रोमेटिन लाइंस के साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं भी कहते हैं इसमें जो 5 लोब हैं उसकी जो मिलने की रेशा है बड़ी थिन क्रोमेटिन लाइन है। अगर उसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जिसमें और ईस्नोफिल में क्या फ़र्क है। जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूट्रल है, लाइट कलर है, उसमें फाइन ग्रैन्यूल्स हैं, इसमें ब्लू रेड नहीं है और रफ नहीं है। ये समझने की कोशिश कीजिए। जब ग्रैन्यूल्स में उसमें ग्लाइकोसाइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, न्यूक्लियस और पॉक्साइटेट जुड़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फैगोसाइटिस उसमें काम आती हैं। वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जिसमें न्यूट्रोफिल का ये रोल है। परऑक्साइड से मारना, न्यूक्लियस से खाना, तोड़ना, फोड़ना, ये सब उसमें है। वो फैगोसाइटिस से जुड़ा हुआ है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और फैगोसाइट की जब परिभाषा आती है उसके 6 स्टेजेस बन जाते हैं, जैसे मार्जिनलाइजेशन है, डायपोडिसिस है, कीमोस्टेसिस है, ऑप्सोनाइजेशन है, इनगल्फमेंट है और डिग्रेडेशन। ये 6 स्टेजेस से जाकर ही फैगोसाइट के आधार में न्यूट्रोफिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है। अब आपने इसे पढ़ लिया है तो मुझे लगता है कि शायद आपको याद नहीं रहेगा, मगर इसको अगर हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन के साथ अगर आपको पेश करें, मुझे पूरा विश्वास है आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो आप उसे देखने की कोशिश करें। आप इस पिक्चर में देखिए, देयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेफ्ट साइड में है जो अंदर आ रहा है, न्यूट्रोफिल के अंदर। उसमें आप न्यूक्लियस भी देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, मगर जब अंदर आता है तो उसकी एंट्री हो जाती है। उसके बाद वो फैगोसाइट शुरू करने से लाइसोसोम जैसे चलने के बाद पूरे की पूरे 6 स्टेजेस के बाद ख़त्म करने के बाद एंडोस्टेसिस से अंदर आता है और एक्सोस्टेसिस से बाहर चला जाता है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको संपूर्ण ज्ञान है तो हर बार संपूर्णता के साथ पेश करने की कोशिश कीजिए। अब जब नीट एग्जामिनेशन है, जब ICFMG एग्ज़ाम्स हैं, जब वर्ल्ड के ECFMG एग्ज़ाम हैं, मैं चाहता हूँ पर्सनली कि 50% मार्क्स आप एस्से पे दीजिए और 50% आप MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो। और जब एस्से ही आपको इस तरीके से हो कि उसका ज्ञान भी संपूर्ण हो, अगर वो बच्चे समझ सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चों को की एलिजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो नीट में मैंने यही कहा था कि एसेस का होना ज़रूरी है। वो बता देगा कि सारे के सारे पॉइंट आप जानते हैं नहीं जानते हैं। अगर ग्राफिक प्रेजेंटेशन से आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको संपूर्णता 100 मिल जाएंगे। बिना उसके MCQ में गोटा मारने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं इसका जवाब क्या है और गलत सवाल है, गलत जवाब है, इसलिए आप कहीं ना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप तो नंबर तो ले लेते हैं, जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आप उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं जो हकीकत में पूछे जाते हैं। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें ये कोशिश होनी चाहिए कि हम संपूर्ण ज्ञान हर तरीके से दें ताकि बच्चे अपने आप में अच्छे डॉक्टर बने और बच्चों बीमारों को बीमारी से बचाएं, वो ज़रूरी है। तो इसके लिए संपूर्ण ज्ञान का होना ज़रूरी है। तो मैंने अब नीट की बात की है, सारे एग्जामिनेशन, और मैं भी कॉलेजेस में यही कहता हूँ, मेरे जितने भी कोर्स मैंने बनाए हुए थे उनमें मेरा एम्फेसिस हमेशा एसेस पे ही रहता था। MCQ की तरफ मैं तो जाता ही नहीं। ऐसे ही लॉन्ग भी हो, शॉर्ट भी हो, माइनर भी हो, तीनों पे वो क्षमता नज़र आ जाएगी कि 1 मिनट, एक सवाल में 1 मिनट में कितने सर्च देते हैं। जैसे मैं अब शॉर्ट डाल रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर है, वो अपने आप में अजूबा है कि मैंने इतनी खूबी को 1 मिनट के अंदर डाल दिया है। मैंने पहले 10-20 मिनट के वीडियोस बनाए हैं, उसको 20 में बनाए। अब मैं 1 घंटे से भी ज़्यादा बना रहा हूँ, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 1 मिनट में भी खूबसूरती दिखा सकता हूँ, 20 मिनट में भी दिखा सकता हूँ, 1 घंटे के ऊपर भी दिखा सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। वही एक ऐसे की परिभाषा है मैं दुनिया को देने की कोशिश कर रहा हूँ। और हर बच्चे में वो क्षमता आ जाए, वो कभी फेल हो ही नहीं सकता है। और यहाँ तक कि मेरा अपना जीवन का अनुभव है, जब भी कोई एग्जामिनेशन मेरी क्लास में बिना प्रोनाउंस किए हुए किया जाता था तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हिरा नहीं सकती थी, मैं सबसे आगे बढ़ जाता था। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस पूरा दिमाग
पूरा नॉलेज मेरे दिमाग के अंदर है। इसके शायद मैं 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट ब्रेन बनाता हूँ, क्योंकि मैं दिमाग में ही संभाल के रख रहा हूँ। मगर जो इम्तिहान के पढ़ के जाते हैं, ऑर्गेनाइज है, उनको नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। जब ऑर्गेनाइज नहीं है उनको बिल्कुल फेल हो जाते हैं। यही मैं विषय दिखाने चाहता हूँ कि आप समझिए, जानिए, ग्राफिक में डालिए, 1 मिनट में लिखिए, 10 मिनट में लिखिए, 1 घंटे के लिए लिखिए। अगर वो कंसेप्ट बिल्कुल नहीं बदलता है तो आप एक संपूर्ण स्टूडेंट की तरह बन जाते हैं। मैं वही दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। न्यूट्रोफिल से आप ईसोफिल की तरफ आ जाते हैं। उसमें भी न्यूक्लियस है, आप देख लें वो बाइस्पेक्टिकल की तरह है। इसका भी डायमीटर 12 माइक्रोन ही है। इसकी परसेंटेज 3% तक होनी चाहिए। मगर मैं आज जहाँ दिखाना चाहता हूँ, एक कंडीशन होती है ईसोफीलिया, जिसमें पूरे ब्लड में परसेंटेज 2000 तक चली जाती है, जिसमें खांसी, सर्दी, जुकाम, एलर्जी की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मैं ईएनटी सर्जन 3 साल में देखता था कि ज़्यादा लोग जो आते हैं उनमें ईसोफीलिया काउंट बहुत ज़्यादा है, शायद वो इसको ठीक नहीं कर पाते हैं। अब मेरी पूरी कोशिश रही है कि आज के दिन मुझे वो जुकाम ना रहे, वो प्रॉब्लम ना रहे जिसमें कोई भी एलर्जी कैंसर है। इसका मतलब ईसोफिल काउंट जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है। 3% के पास रहेगा तो संपूर्ण है। और इसमें 2 ही लोब हैं, वो थिक स्पेक्टिकल की तरह है। जैसे मैंने पॉलीमॉर्फ या न्यूट्रोफिल में कहा कि वो थिन क्रोमैटिन लाइन है, मगर जहाँ पे जो स्पेक्टिकल के बीच में 2 क्रोमैटिन लाइन है वो थिक है, जैसे आपने कोई चश्मा पहना हुआ हो। तो इस किस्म का ज्ञान देना ज़रूरी है। मैं इसलिए, मेरे बच्चे शायद इसलिए समझते हैं कि उनको एक अच्छी चीज़ नज़र आती है पिक्चर के साथ। जो ग्रैन्यूल्स हैं उसके बेसिक प्रोटीन्स हैं, इसोफिलिक हैं, लाल कलर के हैं, उसमें प्रोटीन है, लाइकोप्रोटीनेज है, सल्फेट है, हिस्टामिनेज है। क्योंकि हिस्टामिन से इसमें एलर्जी बनती है, हिस्टामिनिक एसिड, ये चीज़ें हैं। उसका प्राइम फंक्शन जो भी है वीक फैगोसाइटोसिस है। न्यूट्रोफिल का वेरी स्ट्रॉन्ग फैगोसाइट, उसका मेन ही वही काम है। ये कहीं ना कहीं पैरासाइट्स और लार्वे पे काम करता है। अगर आपके जिस्म में वर्म्स हैं, लार्वे हैं, तो आपका ईसोफिल काउंट ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं है तो आपका ईसोफिल काउंट कम हो जाएगा। अगर आप माहौल में उस किस्म का है, संपूर्णता से नहीं है, तो आपके चांसेस ईसोफिल बढ़ने से ज़्यादा हो सकता है। शायद मैं भी इसका ये कारण रह चुका हूँ। आप इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का रिलीज होना और नॉन स्पेसिफिक रिएक्टिव फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन का इस्तेमाल होना भी ज़रूरी है। तो न्यूट्रोफिल से हम ईसोफिल को देख सकें हैं कि इसमें दोनों में क्या अंतर है। उसमें लाइट है, इसमें रेड कलर के ग्रैन्यूल्स हैं। अब आ जाते हैं बेसोफिल। इसमें भी 2 ग्रैन्यूल्स हैं, एस शेप में हैं। अगर वो 12 मिली माइक्रोन का, ये 14 माइक्रोन का, इसकी परसेंटेज 1 ही हो सकती है। उसमें 2 ही लोब हैं, वो थिक एक्स शेप की शक्ल में हैं। और साइटोप्लाज्म जो वो नीला है, ब्लू है। इसमें हेपेरिन है, हिस्टामिन है और सेरोटोनिन, 3 किस्म के चीज़ें हैं। हेपेरिन जो है वो कोआगुलेशन को कम करने में काम करता है। जो हिस्टामिन है वो एलर्जी पे काम करता है। और सेरोटोनिन जो है वो स्लीपिंग में काम करता है। अब जब भी कोई कंसेप्ट हम देते हैं, और मैं चाहता हूँ एज ए टीचर मेरी यही कोशिश होनी चाहिए कि मैं जो वर्ड दे रहा हूँ उसके मायने भी साथ में समझाए जाएं। बच्चों को नॉलेज देने से काम नहीं करता है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आपके 9 वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा हैं, मगर मैं समझता हूँ कि 20 मिनट में जैसे दिखाने के उसमें के आधार पर लोगों को समझ नहीं आती है। मगर हब तक कि पूरे चीज़ों को समझाएंगे तो ठीक है। जैसे मैं आप कह रहा हूँ कि हेपेरिन है, वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। हिस्टामिन एलर्जी के लिए है, सेरोटोनिन स्लीपिंग के लिए है। आप ग्रैन्यूल कैन भी देखा जाए, इसमें एक और खूबी है, जो ब्लू ग्रैन्यूल्स हैं वो न्यूक्लियस के ऊपर भी देखे जा सकते हैं, मेरे दूसरों में नहीं देखे जाते। ये भी एक ज्ञान है, इतनी संपूर्णता से आपको देखना पड़ेगा। इसमें माइल्ड फैगोसाइटिक है, एलर्जिक रिएक्शन है, क्रॉनिक हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन में ये काम करता है। वायरल इन्फेक्शन हो, एलर्जिक रिएक्शन हो, क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया वगैरह है तो बेसोफिल काउंट उनका ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बेसोपीनिया, रिड्यूस नंबर, स्टीरॉयड वगैरह उस तरीके से देखें तो मैं मेडिकल तरीके से भी देख सकता हूँ। इसका अपना ही एक रोल है। रिएक्शन, एलर्जिक
ल्यूकेमिया और क्रॉनिक प्रॉब्लम की तरह है। अब आ जाते हैं मोनोसाइट की तरफ, जिसकी अपनी एक खूबी है। ये बड़ा सेल है, इसमें न्यूक्लियस बड़े साइज़ का है। मैं यही कहूँगा 40% जो है वो न्यूक्लियस ही है, और उसका डायमीटर 22 माइक्रोन्स है। और एक ही लोब है जो एक साइड पे किडनी शेप में जो दिव्यांग की रेशियो में है वो पाया जाता है। उसका जो प्राइम फंक्शन है डिफेंस थ्रू फैगोसाइटोसिस ही है, जैसे न्यूट्रोफिल का है, इसका ही वही रोल है। जिस मेजर सेल है बड़े तरीके से काम करता है, ये काफ़ी देर तक काम करता है। मेरे न्यूट्रोफिल जो है वो शॉर्ट टर्म है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो मोनोसाइट को आप सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं। ये प्रेजेंस 72 आवर्स के लिए काम करेगा, अपने तरीके से एक एक करके मास सेल की तरह सब चीज़ों को निकाल के फेंक देगा। इसमें वो अंदर ले जाके अंदर ख़त्म करके फाड़ने की क्षमता ज़्यादा है, और ये टिश्यूज़ में भी चला जाता है, टिश्यू के अंदर घुसकर भी वो सारे माल को निकाल देता है। तो आप समझिए मोनोसाइट क्या रोल है। 6% तक हो जाए, वाह, समझिए आपके बल्ले बल्ले हैं। अब आ जाते हैं लिम्फोसाइट। मैंने 3 ग्रैनुलोसाइट की बात की है और 2 एग्रैनुलोसाइट है। मोनोसाइट पहला है, अब जाते हैं लिम्फोसाइट है जो 5वां है। वो रेशो भी दिखेगा। अब इसमें 2 किस्म के सेल रहते हैं। ये बोन मैरो में रेड स्ट्रक्चर में बनता है, रेड बोन मैरो में काम आता है। जो काफ़ी देखा जाए तो इससे उम्र बढ़ती है वो येलो में बदल जाता है, और मैं समझता हूँ जिसका रेड ही रहेगा। जो पेरिफेरल्स शुरू होता है फिर एक्सियल में आ जाता है। अगर एक्सियल में रेड ही रहेगा तो समझिए बी सेल्स और टी सेल्स दोनों बनते हैं। जो बी सेल न के जो थाइमस में जाते हैं तो वो टी सेल्स बन जाते हैं, फिर वो आके लिम्फ नोड में आ जाते हैं, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम करते हैं। और बी सेल्स हैं ह्यूमरल में काम करते हैं। आप ये चीज़ अगर समझ आ जाएगी तो समझिए आपको ज्ञान और भी अच्छा है। अब आ जाते हैं इनकी साइज़ की बात में। इसमें मैंने साइज़ इसलिए नहीं लिखा कि उसमें 2 किस्म के सेल्स होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है, इतना तक ही छोड़ दीजिए। बाकी इसे ध्यान से तब पढ़ लीजिए कि थाइमस का क्या है। और मेरा मानना है कि अक्सर लोग कहते हैं उम्र होते होते थाइमस ग्लैंड कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप आयुर्वेद का खाना खा रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योगासना कर रहे हैं, अखंड योग कर रहे हैं, आपका थाइमस ग्लैंड बढ़ती उम्र में भी बरकरार रहेगा। तो आदमी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी साथ में चलती ही रहेगी, और जिसमें वो क्षमता है तो वो समझिए ज़िंदगी में बीमार होने के चांसेस ऑलमोस्ट कम हैं। हाँ, अगर आपका थाइमस हमेशा काम कर रहा है तो आप में गामा ग्लोबुलिन का ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसके शायद ग्लोबुलिन की परसेंटेज भी बढ़ जाएगी। अगर बढ़ी है तो इसका मतलब कि आप थाइमस अच्छा काम कर रहा है। ये भी एक योग के लिए मान्यता लाभदायक बन जाता है। अब आगे चलते हैं कि ये जो 5 किस्म के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, IgG है, IgM है, IgA है, IgD है, IgE है, इनके बारे में मैं वर्णन नहीं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये हाईली क्लासिफाइड है। मैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में टीचर पे छोड़ देता हूँ कि इसके बारे में जनता को जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है, मगर इनका बैलेंस बराबर रहना चाहिए, बस इतना तक ही ज़रूरी है। इसकी डेफिनेशन में मैं पूरा 1 घंटा इसको दिखाने में मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं। आप ये पिक्चर तो देख ही चुके हैं। अब आ जाते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सेज हैं जो 6 किस्म के हैं। जैसे सेंटर के पिक्चर में आपको दिखा गया है कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ बाइंडिंग द सब्जेक्ट्स टू एंटीजेंस टू एंटीबॉडीज़। और जो एंटीजन है वो रिएक्शन की शुरू करता है, एंटीबॉडी रिजल्ट है, कॉज एंड इफेक्ट का है। एंटीजन ही स्टिमुलस शुरू कर देता है और जिसका रिजल्ट होता है एंटीबॉडीज़ हैं, जिसके आधार पे हम किसी किस्म के वायरल इन्फेक्शन या दूसरे इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। शायद कोविड में भी एंटीजन था और एंटीबॉडी बन गई तो समझिए आप ठीक हैं। अगर बन गया है तो ठीक है, मगर एंटीजन बनने के बाद एंटीजन से उसके क्या रोल हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला रोल जब लेफ्ट साइड टॉप में देख रहे हैं एग्लूटिनाइजेशन है, जिसका मतलब इसके कारण एनहेंसेस फैगोसाइट्स एंड रिड्यूसेस नंबर ऑफ इन्फेक्शन टू बी डेल्ट विद। ये
एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन को कंट्रोल करके उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देती हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन जाता है। ये गामा ग्लोबुलिन का हिस्सा है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन या फैगोसाइटिक फंक्शंस, कोटिंग एंटीजेंस विथ एंटीबायोटिक इंसेंसिस फैगोसाइटिस में जो उसको बदल देता है, जैसे म्यूकोस मेम्ब्रेन की तरह है, उसे एनगल्फ करके ख़त्म करने का काम आसानी से हो जाता है। जब थर्ड स्टेज में आ जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। कैसे ही ब्लॉक्स एडिशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस टू म्यूकोस मेम्ब्रेन, और उसको सेपरेट करके उसको ख़त्म करने का रोल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 हो गए। जब चौथा आता है तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी उभर के आती है, जिससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जो तीसरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेमेशन है। जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो आप इससे ठीक हो जाता है। इसके लिए मैं सब पेशेंट को कहता हूँ, जैसे भी आप ब्लड टेस्ट करें, साथ में ईएसआर को ज़रूर डालिए। ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इन्फ्लेमेशन की परिभाषा को दिखाता है। अगर इसकी रेशो नॉर्मल के अंदर है तो समझिए आप ठीक हैं। और मैंने अपने जीवन में ईएसआर को 2-3 तक भी देखा है, मगर 9 तक मेल के लिए नॉर्मल है। हाई हो जाएगा तो इसमें आप में इन्फेक्शन है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो जब ट्यूबरकुलोसिस की बात आती तो सबसे पहले टेस्ट हम ईएसआर ही करते थे। उसमें ईएसआर की भाषा बहुत हो जाती है, इसका मतलब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक हो में बराबर है तो आपका ईएसआर कम हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन कम हो जाएगा। इसके लिए मैं सबसे कहता हूँ कि टेस्ट में ईएसआर ज़रूर करवाइएगा, ये अनिवार्य है। और दूसरे जो सेल टाइप्स हैं अलग किस्म के हैं, वो भी अपने आप में छठा है। आप इन सब चीज़ों के आधार पे आप देख सकते हैं कि इम्यून सिस्टम गामा ग्लोबुलिन के साथ कैसे जुड़े हैं और कैसे इम्पॉर्टेंट है। ये अगर इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो समझिए कि आप ज्ञानी, विज्ञानी, प्रज्ञानी अखंडता के साथ जुड़े हुए हैं। अब आ जाते हैं कि अब मैं इम्यूनोलॉजी के रिस्पांस की बात करता हूँ। जैसे कोविड है या कोई भी इन्फेक्शन है, उसके आधार पे हम देखते हैं। मगर जहाँ तक कि मेरी अपनी याद जाती है कि मैं 1970 में जब मद्रास मेडिकल कॉलेज में था तो हमें जर्मन मीसल के बारे में पढ़ाया जाता था। एक बच्चे को जर्मन मीसल हो गया है, बाकी सारे बच्चों को उसके साथ कर दीजिए ताकि उसके आधार पे उसकी सबकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। मगर मैं समझता हूँ कि अब जब इनॉकुलेशन की बात में उभर के आई है तो हम फर्स्ट स्टेज में देते हैं, उसका रिस्पांस जो होता है वो लिमिटेड होता है। 22 दिन के बाद अब सेकंड डोज जब डालते हैं तो रिस्पांस ज़्यादा बढ़ जाता है। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद इसलिए भी कोविड वैक्सीन में फर्स्ट के बाद सेकंड डोज का होना जरूरी है, उसके बाद रिस्पांस बेटर होना जाए। उसके बाद भी आप मल्टीपल डोज दे सकते हैं, तो उसका मतलब कि आप दे सकते। मैं भी एज ए डॉक्टर यही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम स्टीरॉइड वगैरह को ना खाएं, मगर इम्यूनाइजेशन को ध्यान में दें ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए। यही है। जो एंटीबॉडी रिस्पांस है वो सेकंड के बाद ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी एक जीवन का सत्य है। सेल मीडिएटेड एंटीबायोटिक सेकंड के बाद ज़्यादा उठती है, फर्स्ट के बाद सिर्फ 1 ही है। ये पिक्चर साफ है। मैं समझता हूँ कि ये किताब ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है सबके लिए। अब आ जाते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। और प्लेटलेट मैं समझता हूँ कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक कि खून रुकेगा नहीं तो हम संपूर्ण नहीं बन सकते हैं। तो प्लेटलेट का मतलब ये है कि जो ब्लीडिंग उसको स्टॉप करने की परिभाषा है। अब जब सेल फॉर्मेशन की बात आती है तो इसमें माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं, जो थ्रोम्बोप्रोटीन उसके कारण जो स्किन और लिवर में बनता है उसके आधार पर जो बनते हैं वो लिवर। इसका ये मतलब है कि अगर प्लेटलेट काउंट बराबर है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, किडनीज अच्छे काम कर रहे हैं, लिवर अच्छे काम कर रहे हैं, थ्रोम्बोप्रोटीन काम कर रही है, और आरबीसी के लिए एरिथ्रोपोएटिन है जो किडनी से आता है, थ्रोम्बोप्रोटीन भी किडनी से ही आता है। और मैं यही कहता हूँ कि किडनी अपने आप में सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट ऑर्गन है, जो छोटी छोटी बायोकेमिकल चीज़ को आसानी से देख सकती है। उसके आधार पर माइलेट सेल्स बनते हैं, फिर उसको मैग्लोक्लोब्लास्ट बनता है जो नॉर्मल ब्लास्ट की तरफ है, फिर कैरियोसाइट्स बनते हैं, फिर उसी में से प्लेटलेट निकलते हैं।
अब मैंने 2.4 लिखा है, मगर मैं जानता हूँ कि 1.5 से लेकर 4 तक ठीक है, मगर 2.4 इज़ आइडियल, इसमें कोई दो राय नहीं, यही दिखाने की कोशिश करो। अब आगे जाते हैं कि अब ब्लीडिंग को रोकने के 3 स्टेप्स होते हैं। मार लगी है, खून हो गया, तो फर्स्ट स्टेज जो है वो वेसो कंस्ट्रिक्शन है, वो वेस रुक जाती है, उससे साथ आने से ब्लीडिंग बंद हो जाती है, नंबर 1। उसके बाद क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। क्लॉट बनने के बाद फाइब्रिन वेसो हो जाता है और हीलिंग हो जाती है। ये 3 रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं। जो वेसो कंस्ट्रिक्शन है वो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी है, मगर बाकी जो है वो हीमोस्टेसिस के आधार पे हैं। अब हम हीमोस्टेटिक रिस्पांस को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें आगे कैसा जाना है। अब आ जाते हैं कि कोगुलेटिंग फैक्टर जो हैं वो कितने हैं। ये जो 12-13 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें इन सब के नंबर भी दिए गए हैं, और मैं समझता हूँ कि नंबर से ज़्यादा फैक्टर 1, 2, 3, 4, अगर आप नाम ही जानेंगे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अगर फैक्टर 1 की बात की जाए तो हम फाइब्रिनोजन की बात कर रहे हैं। फाइब्रिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, जैसे मैंने दिखाया है, जिसमें फाइब्रिन बनता है, हीलिंग प्रोसेस में काम आता है। नंबर 1, ये हीलिंग में काम आएगा, वो पहला प्रोडक्ट है। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन है, जो थ्रोम्बिन बनाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ में प्लेटलेट काउंट्स, और वो प्रोसेस शुरू होता है। जो थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन है, या फैक्टर 3 है, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो एक्सटर्नल फैक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। जो चौथा है वो कैल्शियम है। कैल्शियम का रोल इन क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैल्शियम होगा तो क्लॉटिंग ठीक होगी, अगर कैल्शियम नहीं है तो क्लॉटिंग नहीं होगी। इसलिए नॉर्मल 10 ग्राम कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक केमिकल हिस्सा ज़रूरी है। जो उसके बाद प्रो एक्सेलरिन है, प्रो कन्वर्टिन है, एंटी हीमोफिलिक हैं, क्रिस्मस फैक्टर्स हैं, स्टुअर्ट पावर हैं, ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो अपने अपने नंबर दिए गए हैं। अब इस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम करते हैं। उसके 2 प्रोसेस, सबसे पहले मैंने जो कहा है वो बाहर का है, एक्टिव प्रोसेस है, उसे छोड़ दीजिए, वेसो कंस्ट्रिक्शन से शुरू होता है बहुत। अब अंदर जो है, खून के अंदर से जो कोआगुलेशन की तरफ जाता है, उसमें 2 फैक्टर हैं, एक एक्सट्रिंसिक है, एक इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक का मतलब कि आप किसी को बाहर लगी है, टिश्यू फैक्टर में है, खून के साथ स्किन पे लगा हुआ है। ये ब्लड के अंदर की प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड के वेसल की प्रॉब्लम नहीं है, ये बाहर की प्रॉब्लम है। तो इसकी जो परिभाषा शुरू होती है वो टिश्यू ट्रॉमा है, जिसके आधार पे थ्रोम्बोप्लास्टिन जो फैक्टर 3 है वो पहले उभर के आता है। सबसे पहले जो आता है नंबर 3 है, जो बाहर की तरफ है, टिश्यू ट्रॉमा की तरफ से। अब वो 7 इनएक्टिव को 7 एक्टिव में बदलकर उस पर काम करके 10 इनएक्टिव से 10 एक्टिव एक तरफ चला जाता है। ये आगे उसके बाद उस पर कैल्शियम भी काम करता है। 10 को इनएक्टिव से एक्टिव करने में भी कैल्शियम का काम है, और 10 को प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर तक ले जाने की भी कैल्शियम का काम है। और उसके बीच में 5th फैक्टर आ जाता है, वो कहीं ना कहीं प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन से जाकर उसमें आ जाता है। तो आप देख लीजिए, इसमें भी एक कहानी है, और बीच में कैल्शियम 3 जगह पे है, 10 और एक्टिव के बीच में भी है, 10 और प्रोथ्रोम्बिन के बीच में ही है, प्रोथ्रोम्बिन तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के बीच में ही है। आप देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर है, मगर इसमें भी एक डिवाइन मैथमेटिक्स है। जैसे देख लीजिए, टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन वो 3 है, वो 7 पे काम कर रहा है। 3 और 7 को इकट्ठा किया जाए तो 10 बनता है, उसके बाद 2 के साथ डिवाइड करें तो 5 बन जाता है, और बीच में कैल्शियम डाल दिया तो ये पिक्चर आपके लिए बड़ी साफ हो जाएगी। यही मैं दिखाने की कोशिश करें कि मैथमेटिक्स को आधार बना के समझने की कोशिश कीजिए कि आपके लेफ्ट साइड ब्रेन और राइट साइड दोनों में पिक्चर आ जाएगी, और ज़िंदगी भर के लिए आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं अपनी पूरी क्लास में सबको इसे हाईलाइट करके दिखाता हूँ, इस तरीके से देखिए, आप ज़िंदगी भर के लिए नहीं भूलेंगे। अब आ जाते हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर अगर टिश्यू के अंदर है, जिसकी शुरुआत 12 से शुरू होती है, 12 इनएक्टिव से 12 एक्टिव की तरफ ले जाता है, जब ब्लड टिश्यू अंदर में मगर पहले में टिश्यू फ्लूइड है, मगर यहाँ पे जो कोआगुलेशन शुरू होती है वो कोलेजन से शुरू होती है।
जैसे पिक्चर में साफ लिखा है, इसकी शुरुआत कोलेजन से होती है, दूसरा टिश्यू फ्लूइड से होती है। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अंदर की प्रॉब्लम कोलेजन से शुरू होगी, वो टिश्यू फ्लूइड से शुरू होगी। ये 12 से शुरू होती है, वो 3 से शुरू होती है। ये 12 इनएक्टिव तो एक्टिव बन जाता है। उसके बाद 11 बीच में आ जाता है। उसके बाद कैल्शियम 9 बीच में आ जाता है और 8 भी बीच में आ जाता है। सो 12, 11, 9, 8, उसके बाद सब मिलके 10 पे आ जाता है। जब 10 पे आएगा तो बाकी परिभाषा वही 5 आ जाती है, वही कैल्शियम आ जाता है, वही थ्रोम्बोन है, वही थ्रोम्बोप्लास्टिन है, वही आगे आपको ले जाकर संपूर्ण तरीके से पेश कर देगा। अगर इस तरीके से आप समझेंगे, जो पहला है 3 + 7 = 12, उसको 2 के साथ डिवाइड करिए 5 और कैल्शियम डालिए तो वो एक्सटेंसिव आएगा, आपको समझ आ जाएगा। वो इसके अलावा यहाँ पे 12 से शुरू कीजिए, 11 तक आएगा, फिर 10 तो हमने इस्तेमाल कर लिया है तो 9 तक आएगा, फिर 8 तक आएगा, 7 हम इस्तेमाल कर चुके हैं, फिर वही 5 में जाके इक्वल बन जाता है। अगर इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो कुदरत ने हर चीज़ भी खूबसूरती से बनाई गई है। बस यही जानने की, आप इन दोनों चीज़ों को एक अलग तरीके से मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ। आप इसमें देखिए, जो लेफ़्ट साइड है वो 12 से 12 एक्टिव, 11 से एक्टिव, 9 से एक्टिव, 10 और बीच में 8 का संतुलन आ जाता है। और दूसरी तरफ जो राइट साइड एक्सटेंसिव टिश्यू फ्लूइड है, 3, 7, 10 में इकट्ठा हो गया है। अब 10 में 5 आ जाते हैं, दोनों तरफ वही कॉमन फैक्टर हो जाता है। फिर प्रोथ्रोम्बिन आ जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आ जाता है, फाइब्रोनेजेंट फाइब्रिन में बदल जाता है, फिर फैक्टर 8 आ जाता है, फिर फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है, हीलिंग शुरू हो जाती है। जिस तरीके से हम अगर बच्चों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि ये एक पिक्चर में भी आप डाल सकते हैं, 10 मिनट में लिख सकते हैं, 1 घंटे में भी लिख सकते हैं। अगर आपकी क्षमता है, उस तरीके से जितना आपको ज्ञान दिमाग में होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। शायद इसलिए ही मैं अपने जीवन में स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आज तक एकेडमिक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, पुराने रिकॉर्डों को तोड़ के नए बना रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इसे तोड़ा जा सकता है, मगर उसके लिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैंने किया है, दिखा रहा हूँ, तो दूसरे बच्चों को मुझे आगे जाने की भी क्षमता है। यही चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं आखिरी पिक्चर में। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैंने सब चीज़ें समझा दी हैं। मगर जिसमें एक ही है ईडा पिंगला, वो सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, और सुषुम्ना पैरासिम्पैथेटिक के साथ जुड़ा हुआ है। जो वेसो कंस्ट्रिक्शन इसमें आती है वो सिंपैथेटिक के आधार पे है। बस इतना ही काफ़ी है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही चलेगा। थैंक यू वेरी मच।